everybody, myself देवाशीष बनर्जी। तो आज मैं आपके बीच एक टॉपिक फंक्शंस लेके आया हूँ जो आपको 11th 12th के साथ साथ जेई और आईटी एडवांस के लिए भी बहुत काम करता है और साथ साथ फिजिक्स में भी बहुत यूज़ होता है इसका। ठीक है, तो स्टूडेंट थोड़ा सा लैग करते हैं कि डोमेन और रेंज जहाँ आ जाता है तो स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज करने लगते हैं, सर बहुत टफ लगता है ये चीज़। तो इसको मैं थोड़ा सा इजी वे में आपके साथ ला रहा हूँ कि डोमेन और रेंज क्या है, क्योंकि डोमेन और रेंज पे ही सारा चीज़ होता है। आगे चल के आप इंटीग्रेशन कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो, सब में यूज़ आते हैं हमारे पास। ठीक है, तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि हम क्या बताएंगे, फंक्शन। तो फंक्शन का एक पार्ट आपको बता रहे हैं जिसके धीरे धीरे आगे हम सीरीज़ बनाएंगे आपके साथ। ठीक है, तो फंक्शंस में क्या होता है, एक रिलेशन मैंने इस्टेब्लिश कर लिया f(x) = x²। ठीक है, ये इस तरह का एक बनाया मैंने, इसको a कंसिडर किया, इसको b कंसिडर किया। ठीक है, यदि मैं 1 लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ, 3 4, यदि मैं यहाँ 1 पुट करूँगा तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हो गया 16 और एक एक्स्ट्रा टर्म मैंने लिख दिया विच इज 17। ठीक है, तो इधर से इधर जो हम बातें करते हैं ये ऐसे जा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं इसको, इमेज। ठीक है, तो कैसे किया मैंने, यहाँ 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। 3 पुट किया, 3 स्क्वायर 9 4। ये तो सिंपल बात है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए called domain which is 1 2 3 4. Every element of B is known as codomain which is 1 4 9 16 और 17। और जिसके साथ इमेज बना हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं हम, रेंज। 1 4 9 16। ठीक है, डोमेन का मतलब क्या हो गया, डी। डोमेन का मतलब हो गया डी, डी का मतलब हो गया डिफाइन। क्या कहते हैं इसको, डिफाइन। ठीक है, रेंज का मतलब हो गया आर, आर का मतलब हो गया रिजल्ट। जो आपका आउटपुट आता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, रेंज कहते हैं। और जिसको तुम डिफाइन करते हो उसको कहते हैं डोमेन। जस्ट एग्जांपल, यदि मैं लिख रहा हूँ f2 = 2² विच इज इक्वल्स टू 4। ठीक है जी, अब क्या हो गया, किसको मैंने डिफाइन किया, 2 को डिफाइन किया, तो इसलिए मेरा 2 क्या कहलाएगा, डोमेन। और ये आंसर क्या आया, 4, तो ये क्या कहलाएगा आपका, रेंज। ठीक है, जिसको हम डिफाइन करते हैं, डोमेन मतलब डी, डी मतलब डिफाइन। जिसको आप डिफाइन करते हैं उसको क्या कहते हैं, डोमेन। रेंज मतलब आर, आर मतलब रिजल्ट, उसको हम लोग कहते हैं रेंज। देन बच्चे ये पूछते हैं, सर व्हाट इज द फंक्शन। फंक्शन ये कहता है कि every element of domain must be defined. Every element of domain must be defined. Define का मतलब क्या हो गया, इसका क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। जैसे IIT में क्वेश्चन आया था, यहाँ आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं, टाइप ऑफ फंक्शन। बहुत टाइप का फंक्शन होता है, 1 1 1 2 बाइजेक्टिव, वो बात की बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ यदि हम बात करते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट बी डिफाइन का मतलब क्या हो गया, जैसे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 आ गया ना। अब मान लो मैंने यहाँ एक 5 डाल दिया, अब 5 का मैं कोई इमेज कंसिडर नहीं किया, यानी कि 5 का इमेज 25 कंसिडर नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो क्या कंक्लूजन हुआ, क्या कहा मैंने कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट बी डिफाइन। आप लोग लिख लेना कॉपी में कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, या जो डोमेन का एलिमेंट्स है, डिफाइन होना चाहिए, यानी कि इसका क्या होना चाहिए, इमेज आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपका 3 चीज आपको बताया। व्हाट इज द फंक्शन, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट बी डिफाइन। व्हाट इज द डोमेन, जिसको तुम डिफाइन करते हो उसको हम डोमेन कहते हैं। व्हाट इज द रेंज, जो आउटपुट आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। बात तो यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है, अब फंक्शन और भी चीज़ कहता है। फंक्शन ये कहता है कि एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो सकता है। 1 कह रहा है 2 भी है, 1 कह रहा है 4 भी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल। फंक्शन क्या कहता है,
एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता, मगर 2, 3 का एक इमेज जरूर हो सकता है। 2, 3 का एक इमेज हो सकता है। वो कैसे मैं दिखा रहा हूँ, यदि मान लो मैंने -2 यहाँ पुट किया, तो -2 यदि पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इट कैन बी। मान लो यहाँ -3 पुट किया, इसका इमेज भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये पॉसिबल है, मगर ये पॉसिबल नहीं है कि 1 कह रहा है कि 1 भी है, हम 4 भी है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो तो शीशे के सामने आपका एक इमेज बनेगा तो एक बॉय का बनेगा। ठीक है, 2 करेक्टर नहीं बन सकता वहाँ। ठीक है, इसलिए ये फंक्शन ये कहता है कि एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो सकता। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बॉयज़ खड़े हैं और मिरर के सामने खड़े हैं, उस सभी का इमेज क्या बनेगा, जैसे बहुत सारे बॉयज़ खड़े हैं तो मान लो कि राम है, मोहन है, सोहन है, सबका इमेज क्या बन गया, एक बॉयज़ बन गया। तो क्या हो गया कि सबका इमेज क्या होना चाहिए, एक बन रहा है कि इसका इमेज सबका क्या हो गया, बॉयज़ बन गया। ठीक है, तो फंक्शन और क्या कहता है, फंक्शन हमें ये भी कहता है कि एक का 2 एलिमेंट इमेज नहीं होता है, 2, 3 का एक इमेज हो सकता है। ठीक है, ये आपका चौथा पॉइंट बताया मैंने। पहला पॉइंट डोमेन, दूसरा पॉइंट रेंज, तीसरा पॉइंट व्हाट इज द फंक्शन, और फंक्शन क्या कहता है कि एक का 2 इमेज नहीं होना चाहिए, 2, 3 का एक इमेज हो सकता है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब बहुत स्टूडेंट बोलते सर ग्राफिटिकली हम इसको कैसे समझे, ग्राफिटिकली हम कैसे समझे। ठीक है, तो मैं इसको अभी हटाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ मैं कैसे, कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। देखो फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत आप लोग जब बुक देखते हो तो यहाँ जब फंक्शन होता है तो यहाँ लिखता है r टेंड्स टू n, तो आप समझ नहीं पाते हो ये क्या, आप लोग ऐसे ही आंसर मैच कर ले तो आपको समझ, मगर ये क्या हो गया, इसी को कहते हैं डोमेन और इसको कहते हैं हम रेंज। और इसी में सारा का सारा जेई और आईआईटी के क्वेश्चन से कोई भी कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें क्या होता है, बेस्ड होता है। ठीक है, हमने क्या बताया, ये हो गया डोमेन और ये हो गया रेंज। अब देखो हमें सर्कल का इक्वेशन पता है। सर्कल का इक्वेशन मान लो, एक सर्कल का इक्वेशन ले लिया मैंने, x² + y² = 4, मैंने एक कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो इट इज़ वेरी क्लियर, इसका सेंटर क्या है, 0 है, रेडियस कितना है, 2 है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये x x', y y'। ठीक है जी, ये 0 हो गया, ये एक सर्कल हो गया। तो वेरी क्लियर, इसका रेडियस क्या है, 2 है, तो 2 मैंने कंसिडर किया, इसका हो गया 2, 0, सेंटर हो गया 0, 0, कोई इशू नहीं। तो आपसे ये पूछा जाता है, तो आप सवाल क्या आता है, 2, 3 आपके पास क्या आएंगे, इक्वेशन दिए जाएंगे, तो पूछेगा वही चीज़ कौन सा ये इसमें से फंक्शन है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये क्या, ये फंक्शन है। तो बहुत स्टूडेंट बोले हाँ सर ये तो फंक्शन है, मगर ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है भाई, यदि मान लो एक रफली मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये 1 है, ये मान लो कि 1, 2 यहाँ 1.5 या समथिंग आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 1, 1.5, और सेम चीज़ नीचे यदि आएंगे तो 1, -1.5 कंसीडर हो जाएगा। रफली मैंने कंक्लूजन बताया। ठीक है, मान लो दूसरे एंगल में अगर स्ट्रेट लाइन, हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला भी कहते हैं, यदि मान लो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये देखो 2 जगह कट कर जा रहा है, तो 2 जगह कट कर जा रहा है का मतलब क्या हो गया, एक पॉइंट का 2 इमेज बन जा रहा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया कि यदि ये 1 मैंने कंसीडर किया, ये 1.5 कंसीडर किया, तो ये कह रहा है कि 1, 1.5 है, और यहाँ क्या कह रहा है 1, -1.5 भी है। तो मैंने आपको साफ लग मुझे बताया था कि एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होता है। इसलिए क्या होगा, यदि आप कोई स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हो, यदि वो 2 जगह कट कर रहा है तो वो एक फंक्शन नहीं कहलाएगा, इसलिए ये एक फंक्शन नहीं है, ये एक फंक्शन नहीं है। अब आ जाते हैं हम एक छोटी सी बात और, ये पैराबोला का इक्वेशन होता है y = 4ax। ठीक है, अब इसमें भी आते हैं, यदि आप गौर से देखिए इसका जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरह बनता है, x, y, y', 0, 0। अब सेम थ्योरी यूज़ कीजिए कि आप यहाँ एक पॉइंट कंसिडर करो, यहाँ पॉइंट, आप एक स्ट्रेट लाइन रखो तो 2 पॉइंट में कट कर गया। यानी कि यदि मान लो कुछ भी वैल्यू हम कंसिडर करते हैं, ए बी सी कुछ भी वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं, इसका इमेज ए का कॉमा पॉइंट क्या होगा, बी होगा, और ये कह रहा है ए का क्या होगा, -b होगा। ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये भी आप फंक्शन में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। दूसरे लैंग्वेज में हम लोग इस तरह भी कहते हैं, याद रखने के लिए, एक्स एक्सिस के अबाउट जो सिमेट्रिक ग्राफ होता है तो वो
लगभग क्या होता है, फंक्शन नहीं होता है। यदि मान लो मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ करूं फिर वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। फिर आपके दिमाग में आता है कि सर तो फंक्शन है क्या, तो फंक्शन हम कौन ग्राफ को मानेंगे। चलो कौन से ग्राफ हमारे लिए फंक्शन कंसिडर, बहुत सारे ग्राफ हैं जो फंक्शन नहीं होते हैं, जो हम लोग फंक्शन कंसीडर नहीं करते, ठीक है। जैसे सर्किल हो गया, पैराबोला। अब पैराबोला का एक और आपका ये पैराबोला का एक और फॉर्मूला है, उसको हम लोग कहते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये भी एक पैराबोला का एक फॉर्मूला है, इक्वेशन है। तो इक्वेशन जब है तो ये क्या होगा, x डैश y डैश 0। तो ये ग्राफ कैसे जाएगा भाई, ऐसे जाएगा, ठीक है। ये भी पैराबोला है। आपने सर कहा था कि वो वाला पैराबोला फंक्शन नहीं है, मगर ये क्या फंक्शन है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा हाँ ये फंक्शन है। क्यों है भाई, मान लो यहाँ कोई पॉइंट माना 1, यहाँ भी माना 1, ये कितना हो गया भाई 1,1। और यहाँ मैं यदि कंसिडर कर रहा हूँ तो ये कितना होगा 1,-1। ये मान लो -1 हो गया और ये हो गया 1। तो ये पॉइंट क्या हो गया जरा बताना, -1,1, -1,1 हुआ। तो मैंने आपको कहा था 2, 3 का एक इमेज हो सकता है मगर एक का 2 इमेज नहीं हो सकता। यदि आप गौर से देखो तो ये कितना आ गया, -1 और 1 दोनों का इमेज क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। तो इसलिए देखो आप स्ट्रेट लाइन यदि ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो ये 2 जगह कट नहीं कर रहा है, यदि आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हो ये 2 जगह कट नहीं कर रहा है। सो व्हाट, ये क्या है, फंक्शन है। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कहते हैं। यदि आप ध्यान से देखे होंगे तो आपके पास बुक में होगा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ऐसे मूव कर जाएगा। देखो भाई ग्राफ को कभी याद करने की कोशिश मत करना, ग्राफ बहुत इजी होता है, खाली इसका टेक्निक याद रखना है कि कैसे ड्रॉ होता है। सिंपल है, यदि आप 0 पुट करोगे 0 होगा, 1 पुट करोगे 1,1, 2 पुट करोगे 4, 3 पुट करोगे 9, 4 पुट करोगे, आपका खुद ब खुद ग्राफ क्या होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है। आप बोलोगे सर इधर कैसे आएगा, क्योंकि यू नो दैट नेगेटिव के ऊपर यदि इवन पावर होगा तो वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए क्या होगा, -1 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1, -2 का भी कितना हो जाएगा 4, -3 का भी कितना हो जाएगा 9। ये भी क्या होगा, पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस जा रहा है। इसलिए ग्राफ क्या होगा, स्क्वायरिंग ग्राफ क्या होता है, ऐसे मूव कर जाता है। तो ये देखो आप कोई भी पॉइंट लो, आप ये 2 जगह कट नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, हम फंक्शन कंसिडर करेंगे। तो फंक्शन में हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो वो 2 जगह कट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये तो आपको अभी फंक्शंस के कहानी बताया, फंक्शंस में इतने सारी चीज़ें होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अब थोड़ा सा टाइप ऑफ फंक्शंस की यदि हम बात करें तो इसमें एक पहला टर्म आता है जिसको कहते हैं इवन फंक्शन। तो इसमें इवन फंक्शन है क्या, ये कहता है हमें f(-x) विच इक्वल्स टू fx। क्या कहता है हमें, f(-x) इक्वल टू fx। तो जब भी तुम्हें फंक्शन इवन फंक्शन सॉल्व करने कहा जाए, क्या ये इवन फंक्शन है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप f(-x) इक्वल टू fx कभी प्रूव ना करें, आप फंस जाओगे। इसका रूल क्या है, रूल ये है कि आप इसको ऐसे करो, f(-x) माइनस fx विच इक्वल्स टू 0। आप ऐसे लिखो इसको। जब भी आपको इवन फंक्शन शो करना हो तो आपको करना है क्या है, f(-x) माइनस fx इक्वल टू 0 को प्रूव करना है, ना कि f(-x) इक्वल टू fx प्रूव करना है। आई बात समझ में। तो इस पर ध्यान रखना आप कि इवन फंक्शन जब भी आप प्रूव करो तो ऐसे कर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं एग्जाम्पल कंसीडर कर लूँ fx इक्वल टू x², ठीक है। ये इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन चेक कर लूँ मैं, f(-x) इक्वल टू कितना होगा, -x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू कितना हो गया, x²। तो x² का मतलब क्या हो गया भैया, fx। तो ये कितना हो गया, fx। तो हम लिख सकते हैं f(-x) इक्वल टू fx। तो इवन फंक्शन में क्या होता है कि cos x जो होता है वो मेरा क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। भाई क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है cos(-x) मैं लिख भी देता हूँ, cos(-x) विच इज इक्वल्स टू क्या होता है, cos x होता है। इसलिए क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। तो cos(-x) इक्वल टू cos x हो गया, तो ये क्या हो गया, आपका इवन फंक्शन हो गया। तो इवन फंक्शन क्या कहता है, f(-x) इक्वल टू fx यदि होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऑड फंक्शन। क्या कहते हैं? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, इसमें क्या होता है? एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा? माइनस ऑफ एफ एक्स होगा। इसमें भी ध्यान रखना, इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस अगले वीडियो में आपके साथ कराऊंगा कि इसके जो थ्योरी मैं दे रहा हूँ इसके क्वेश्चंस कैसे हम हैंडल करेंगे, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये आपका क्या हो गया? ऑड फंक्शन। जब भी आप ऑड फंक्शन हो कभी भी इसको मत करना, ये कभी भी नहीं आएगा, आप फंसते चले जाओगे। आपको करना क्या है? ऐसे करना है, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यदि मैं एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, क्या कंसिडर किया? एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया? माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। तो हमारा क्या प्रॉपर्टी कहता है? एफ ऑफ माइनस इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? साइन एक्स और टैन एक्स। इसका रिवर्स भी आप, मैं साइन कॉस टेन में केवल बेसिकली बात कर रहा हूँ। साइन और टेन क्या होगा? आपका ऑड फंक्शन होता है। रीजन वही साफ है क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स होता है और कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है। ये साइन एक्स हो गया, ये आपका कॉस एक्स हो गया, ठीक है। तो सो व्हाट क्या होगा? टैन और साइन और टेन क्या होगा? आपका ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। ऑड फंक्शन हो गया। तो अब आपके पास क्या हो गया? यहाँ ये जो है ये टैन लिखिए, टैन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ टैन एक्स हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया? साइन ऑफ माइनस इक्वल टू माइनस साइन एक्स, टैन ऑफ माइनस एक्स माइनस टैन एक्स। इसलिए क्या हो गया? ये क्या हो गया? ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। अब आता है जिसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? मॉडुलस फंक्शन। इसमें क्या होता है? मॉड एक्स है विच इज एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। देखो मैथ्स में क्या होता है? मैथ्स में केवल सवाल करना ही बहुत बड़ी बात होती नहीं है, आपको थ्योरी को बहुत अच्छे से पकड़ना है। अब मैं आपको जैसे थ्योरी बता रहा हूँ, आप जब आपके साथ मैं क्वेश्चन आईआईटी एडवांस और जेईई के साथ आऊँगा, बेसिक्स में भी आऊँगा, देखो आप मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप जब आप देखोगे अपने आप कॉपी में करते चलते चले जाओगे, क्योंकि इसमें आपको एडवांटेज यही मिलता है, ठीक है। इसका जो ग्राफ प्लॉटिंग होता है वो ऐसे होता है, ठीक। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये 0 हो गया, ये इधर की तरफ चला गया और इधर की तरफ चला गया, ठीक है। ये यदि रफली आप ध्यान से देखो इसको हम कैसे समझते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ ग्राफ को याद मत करना प्लीज़। यदि आप ध्यान से देखो, ये मेरा y कंसिडर कर लिया, तो यदि आप ध्यान से देख लो y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स आपने स्ट्रेट लाइन में 10th क्लास में भी पढ़ा है कि y इक्वल टू एक्स इज द लाइन विच पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अदरवाइज यू कैन से y इक्वल टू एक्स इज द स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड बाइसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, बाइसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कैसे जाएगा भाई? ये ऑरिजिन से जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऑरिजिन से जाएगा और क्योंकि दूसरा क्या होगा y इक्वल टू माइनस एक्स है तो ये इधर की तरफ चला जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब स्टूडेंट ये बोलते हैं, जैसे आप लोग बोलते हो ना, मॉड के अंदर कोई भी चीज़ पुट करो आउटपुट क्या होता है? पॉजिटिव आता है। ये रीज़न यही है। आप देखो, आप x पॉजिटिव पुट कर रहे हो, x नेगेटिव पुट कर रहे हो, मगर आउटपुट देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। इसलिए क्या होता है कि इसका जो वैल्यू होता है हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव रियल नंबर में चला जाता है। तो ये आपके पास सवाल आ गया। अब देखो, अब इस ग्राफ का कंपटीशन में हम लोग कैसे यूज़ कर देते हैं। जैसे एक सवाल आपसे पूछ दिया जाएगा कि भाई ऐसा एक सवाल है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक सर्किल का इक्वेशन डाल दिया गया y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक आपका इक्वेशन डाल दिया y इक्वल टू मॉड x। ये सवाल दे दिया गया आपको, ठीक है। तो कैसे हम करें? स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये दोनों को कैसे मिसमैच, दोनों अलग अलग फॉर्म में है, हम कैसे करें? ये मॉड का फंक्शन है, ये विदाउट मॉड का फंक्शन है। तो इसमें ये चीज़ आपका ग्राफ वर्क कर जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसी भी चीज़ में होता है जो दोनों दो ग्राफ को, मैंने दो इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई
करे। तो y इक्वल टू मॉड x, तो y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ तो मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है। अब सर्कल का इक्वेशन में अभी जस्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये सर्कल का इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ये हो गया और सर्कल का इक्वेशन ये हो गया। भाई कितनी जगह कट कर रहा है, ये 2 जगह कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया आपका 2। क्वेश्चन खत्म। आया हुआ सवाल है तो बहुत इजी है, यदि ग्राफ को अच्छे से समझोगे तो आप मैथ्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ग्राफ हमारे मैथ्स में बहुत ही रोल आता है मैथ्स का, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, जब 2 जगह कट कर रहा है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया मेरे पास 2। आई बात समझ में, ठीक है। तो हम कैसे यूज़ किया कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वगैरह करने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये तो आपको मैंने बताया। ये उसके बाद आता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या कहते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या, पहले हम थोड़ा सा आपको डेफिनेशन समझाते हैं फिर आगे को बताते हैं। आप लोग लिखोगे भी इसको, its value not greater than x, its value is not greater than x but less than and equal to x। मैंने क्या कहा, इसका वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं होगा, इसके बराबर होगा या तो इससे कम होगा। इंटीजर सबको पता है कि ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग फ्रैक्शनल पार्ट, ऑल रियल। बहुत लोग बोलता है सर 0 +, -1 +, -2, ऐसे डेफिनेशन मत लिखिए। ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट आपका नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट यू नो दैट 1/2, 1/3 ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। सारे रियल नंबर हो सकते हैं मगर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं हो सकते, ठीक है भाई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहता है, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू x और लेस देन एंड इक्वल टू x। इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। क्या वैल्यू होना चाहिए मेरा, इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि मान लो 2.5 हम कर रहे हैं तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भाई क्यों होगा सर, क्यों होगा, बहुत इजी से समझिए, बहुत अच्छे समझना। इसमें सवाल रहते हैं आपके पास, ठीक है। ये मान लो कि नंबर लाइन मैंने कर लिया, ये 0 हो गया। अब मैं यहाँ 1 लिखा या 2 लिखा या 3 लिखा, ठीक है भाई। क्या क्या लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, कोई इश्यू नहीं है। अब क्या हो गया, ये कितना हो गया, 2.5 हो गया, 2.5। तो मैंने क्या कहा था, इसका वैल्यू या तो इसके बराबर होगा या तो इससे कम होगा। इसके बराबर तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है सर, क्योंकि 2.5 नॉट एन इंटीजर। 2.5 आपका क्या है, इंटीजर नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू 2.5 नहीं हो सकता। मैंने कहा था या तो इसके बराबर होगा या तो इससे कम होगा। कम कहाँ से होगा, 2। इसलिए नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो गया आपका, पीछे वाला क्या हो गया, 2 हो गया। इसका वैल्यू कितना हो गया, 2। जैसे मान लो आपके पास आ गया -3.5, तो -3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -4। क्यों होगा भाई, -1, -2, -3, -4, ठीक है। -3.5 यहाँ कहीं लाई करेगा, -3.5 यहाँ कहीं लाई कर रहा है। अब स्टूडेंट समझ जाए सर -3.5 का -3 होना चाहिए, क्योंकि यू नो दैट नेगेटिव में यदि 2 नेगेटिव वैल्यू को यदि आप कंपेयर कर रहे हो तो छोटा वाला वैल्यू क्या होता है, वो बड़ा होता है। जैसे मान लो मैं बोलूँगा -3 और -2 में बड़ा कौन है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा -2 मेरा क्या है, -2 इज ग्रेटर देन -3, ठीक है जी। तो सो व्हाट, ये क्या हो गया, -3.5 क्या होगा, -4 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, हमेशा एक टेक्निक बता देता हूं, जब भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करो तो हमेशा क्या होगा, आप लेफ्ट साइड की वैल्यू को देखो, राइट साइड की वैल्यू को आपको देखना ही नहीं है, ठीक है। लेफ्ट साइड यदि मान लो तुम्हारे पास आ गया 3, तो 3 खुद एक इंटीजर है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होगा, 3 होगा। 3 का क्या हो जाएगा, 3 होगा, क्योंकि ये खुद एक क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हमेशा हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू देखना है, राइट साइड की वैल्यू नहीं देखना है। तो 2.5 का क्या होगा, 2 - 3.5। आप यदि कोई बोले कि सर 0.5 का क्या हो जाएगा, मैं बोलूँगा 0 होगा, तो 0.5 यहाँ कहीं लाई करेगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर में यदि डोमेन की बात करें, डोमेन क्या हो जाएगा, R, और रेंज जो हो जाएगा, R का मतलब हो गया रियल नंबर, R का मतलब हो गया रियल नंबर। रेंज क्या हो गया, I माने इंटीजर। रेंज क्या होगा, इंटीजर। आप देखो इसका आप कुछ भी पुट कर रहे हो, ये आपका रियल नंबर है, मगर आउटपुट हमेशा क्या होगा, इंटीजर में आ रहा है, ठीक है। तो आपका डोमेन क्या हो गया, R, इंटीजर। रेंज क्या हो गया,
आई, ठीक है। इसका भी ग्राफ होता है, इसका ग्राफ को भी आप प्लॉट करके आप देख सकते हो। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होता है, वो प्रॉपर्टीज क्या है देखिए आप, छोटे छोटे प्रॉपर्टीज में बहुत काम का प्रॉपर्टी होता है। जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस माइनस ग्रेटेस्ट एफ इक्वल टू, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को GIF भी लिखते हैं। इसको देखोगे इस तरह आपके बुक में बहुत ज़्यादा लिखा जाएगा GIF, माने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसमें क्या आएंगे, या दो वैल्यू आएगा, एक जब ये इंटीजर होगा, z को हम इंटीजर से डिनोट करते हैं, x नॉट एन इंटीजर, और एक हो गया व्हेन x क्या हो, इंटीजर हो, x क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए। जब क्या हो, एक इंटीजर हो और एक इंटीजर नहीं हो, तब क्या होगा, ठीक है। अब यदि इंटीजर नहीं होगा तो इसका वैल्यू कितना होगा, -1 होगा, और इंटीजर हो जाएगा तो 0। चेक करते हैं, पहले चेक करते हैं। यदि मान लो ये सवाल है x इक्वल टू मैंने पुट किया 3 आपका क्या है, इंटीजर है, तो हम 3 पुट करेंगे, क्या होगा 3 प्लस -3, ठीक है। तो 3 प्लस -3 करेंगे तो कितना होगा, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3 होगा, और -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -3 होगा, तो क्या होगा -3, ये कट गया, आंसर क्या हो गया, 0। आंसर क्या हो गया, 0। तो मैंने क्या कहा कि जब एक इंटीजर होगा, जब एक x इंटीजर होगा, अब कुछ भी हो, इंटीजर कुछ भी हो, ये दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और जब इंटीजर नहीं है, यानी कि 2.5 है, 2.5 नॉट एन इंटीजर, अभी हम इसमें यदि पुट करते हैं तो 2.5 प्लस -2.5, तो जैसा मैंने कहा था 2.5 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और -2.5 का क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो -3 इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, जो मैंने वहाँ लिखा है आपको, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जब इंटीजर नहीं होगा तो ये दोनों का सम हमेशा क्या होगा, -1 के बराबर होगा, और जब ये इंटीजर हो जाएगा, कुछ भी हो इंटीजर में, इसका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अभी बहुत सारे इसमें फंक्शंस आएंगे, जैसे आपके है फ्रैक्शनल पार्ट के प्रॉब्लम है, उसका लॉग के फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल है, बहुत सारी चीज़ें आएंगे जो अगले वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा, ठीक है। अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, और इस वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में जो होगा उसमें और भी फंक्शंस के ग्राफ के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपके साथ, और इसको कैसे हम यूज़ करते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी आपका एक मैं वीडियो लॉन्च करने वाला हूँ, तो उसमें आप ज़रूर उसको देखें। थैंक यू।